Jai Hind to all. Welcome to all of you. A creative and joyful lockdown to all of you. Myself, I am Chandan Pandey. First of all, I would like to give thanks to manager, sir, Mr. Anil Singh, who has taken an initiative step. And you know very well, my dear SST aspirants, today our topic is power sharing. In previous lecture, I have told that some fundamental concept of power sharing. In this class, in this lecture we study a detail of power sharing. What is power sharing? Why is power sharing and how is power sharing? और एक बात और आप जान लीजिए, सामाजिक विषय सोशल स्टडी इज नॉट ओनली ए सब्जेक्ट. सोशल स्टडी इज आवर पास्ट, सोशल स्टडी इज आवर प्रेजेंट एंड सोशल स्टडी इज आवर फ्यूचर. हम बात शुरू करेंगे, उससे पहले हम दो देशों की कहानी का उदाहरण लेंगे. और ये उदाहरण आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए ही महत्व नहीं रखता है. इन उदाहरण से आप सत्ता की साझेदारी को बखूबी समझ सकते हैं. दो देश, एक देश है बेल्जियम और दूसरा देश है श्रीलंका. बेल्जियम बिलोंग्स टू यूरोप एंड श्रीलंका बिलोंग्स टू एशिया. ब्रसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका. और दोनों देशों में सिमिलरिटी, समानता ये थी कि दोनों देशों में कॉम्प्लेक्सिटी थी. कम्युनल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों देशों में विद्यमान थी. चूंकि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये चारों देशों की सीमाएं इस देश को इन बेल्जियम क्लाइमेट, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, ये चार देशों की सीमाएं बेल्जियम को स्पर्श करती थी. और जब चार देश किसी देश के बाउंड्री पे हों तो माइग्रेशन का होना, पलायन का होना सामान्य बात है. और इसी पलायन ने बेल्जियम के समाज में जटिलता, एक सामुदायिक जो जटिलता होती है, मिक्सचर ऑफ रेसेस, मिक्सचर ऑफ रिलीजन, मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज, ये इन्हीं के वजह से हुआ था. और उसका स्वरूप क्या था? तो उस स्वरूप इस ग्राफ से आप समझ सकते हो. वहां पे 59% लोग डच स्पीकर थे, यानी वो डच भाषा बोलते थे. फेमिनियन रीजन में रहते थे, डच भाषा बोलते थे. 40% लोग वेलेनियन रीजन में रहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज करते थे. अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, डिफरेंस दिख रहा है. एक ही देश में दो प्रकार की प्रजातियां, दो प्रकार के भाषाएं थी. और इन दो भाषाओं के अतिरिक्त 1% लोग वो भी थे जो जर्मन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे. यानी बेल्जियम में 3 समुदाय आपको दिख रहे हैं. और ये तीनों समुदायों के बीच में टेंशन रहता था, तनाव रहता था. ठीक, अब हम चलते हैं जब श्रीलंका पे. तो श्रीलंका में जो बहुमत, मेजोरिटेरियन में जो लोग थे वो सिंहला लोग थे. सिंहला का अपना इतिहास है. आप जब श्रीलंकन मोनार्की को पढ़ोगे तो आप पाओगे कि सिंहला वहां बहुमत में थे और सदियों से एक लंबा इतिहास रहा है इनके संप्रभुत्व का, इनके शासन व्यवस्था का. और इस सिंहला के अतिरिक्त दो और कम्युनिटी श्रीलंका में रहती थी. एक कम्युनिटी थी तमिल और दूसरी कम्युनिटी थी इंडियन तमिल. अब सवाल यहां पे ये उठता है, व्हाट इज द पार्शियल डिफरेंसेस बिटवीन तमिल एंड इंडियन तमिल? यू नो वेरी वेल, श्रीलंका इज आवर नेबर कंट्री, हमारा पड़ोसी देश है. तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच की दूरी महज 25-26 किलोमीटर है. और तमिलनाडु से माइग्रेट होकर के कुछ लोग श्रीलंका में गए थे. माइग्रेट, पलायन, रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में, भोजन की तलाश में, जीवन की तलाश में कुछ तमिलनाडु के लोग जो श्रीलंका में गए उनको इंडियन तमिल बोला गया. और तमिल का मतलब नेटिव तमिल, वो तमिल जिनके पूर्वज, जिनके एंसेस्टर नेटिव रूप से यानी मूल रूप से श्रीलंका में ही रहते थे. तो हमने समानता दोनों देशों में देखा कि दोनों देशों में अलग अलग प्रकार के समुदाय थे, दोनों देशों में अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी थी. लेकिन जब दोनों देशों में डेमोक्रेसी आया
आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन 3 फेजेस में हुआ है। 3 फेजेस का मतलब द फर्स्ट फेज 1900 to 1950, the second phase 1950 to 1975, and the third phase 1975 to present। यानी दुनिया में जितने भी मुल्क हैं 194 प्लस मुल्क हैं, और 194 में अधिकतर मोस्ट ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड इनेक्टेड टू डेमोक्रेटिक फॉर्मेशन, और ये दोनों ही देश ये थर्ड फेज के देश हैं, ये दोनों ही देश सेकेंड फेज के देश हैं। यानी दोनों देशों में लोकतंत्र 1950 से और 1975 के बीच में गया है। और जब दोनों देशों में लोकतंत्र आया तब यहाँ पे विभिन्नता हमें देखने को मिली। हुआ क्या, लोकतंत्र आया तो बेल्जियम ने अपने कम्युनिटी को बहुत ही प्रॉपरली एकोमोडेट किया। बेल्जियम में जब सरकारें बनी, जब गवर्नमेंट बनी, तो उस गवर्नमेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन तीनों कम्युनिटी को दिया गया। सबका साथ सबका विकास इज द मेन स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का सबसे मूल मंत्र है। एक लोकतांत्रिक देश में बहुमत का भी और अल्पमत का भी हितों का संरक्षण करना, उनको अपलिफ्ट करना, उनको प्रमोट करना, ये लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को आधार बना करके बेल्जियम ने वही काम किया जो लोकतंत्र कहता है। जब सरकार बनी उसमें मंत्री पद हुए, लेजिस्लेचर हुए, एग्जीक्यूटिव हुए, जिसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में करेंगे। लेकिन जब सरकार में जब जो पद थे उन पदों पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि सभी लोग अलग अलग कम्युनिटी से जाएं और अपने अपने कम्युनिटी के लिए वेलफेयर प्रोग्राम अडॉप्ट करें, क्रिएट करें। इसका ठीक उल्टा श्रीलंका में जब लोकतंत्र आया तो श्रीलंका में मेजोरिटेरियन के आधार पर, बहुमत के आधार पर सिंहला लोगों को ही ऑटोनॉमी दी गई, सिंहला लोगों को ही प्रायोरिटी दी गई। और सरकार बनी तो सरकार में अधिकतर लोग सिंहला थे, और सिंहला कम्युनिटी के जब लोग सरकार में गए तो वो अपने ही कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने ही कम्युनिटी के, अपने ही समुदाय के उत्थान के लिए नीतियां बनाने लगे। अब एक कम्युनिटी जब अपलिफ्ट होगी और बाकी के बाकी डाउनवर्थ में जाएंगे तो आप समझ सकते हो सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का उत्पन्न होना तय है। सिंगला तो आगे बढ़ गए लेकिन इनके प्रमोशन को लेकर के ये लोग बहुत पीछे हो गए। एक टेंशन, एक तनाव, एक डिस्प्यूट आए दिन श्रीलंका में होते रहते थे, और बेल्जियम में सभी लोग साथ थे, सभी लोग मिलके काम करते थे। इससे नतीजा ये हुआ कि बेल्जियम की सरकार हेल्दी थी, बेल्जियम के लोग खुश थे, बेल्जियम समृद्ध था, बेल्जियम का लोकतंत्र समृद्ध था। आपने इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे कि तमाम प्रकार के सरकारी सेवाओं के होने के बाद, वेलफेयर प्रोग्राम होने के बाद भी श्रीलंका विकसित देश के रूप में नहीं उभर पाया। उसके पीछे एक ही मेन वजह है, क्योंकि यहाँ पे पीस नहीं है। पीस मतलब होता है शांति, और किसी भी मुल्क के लिए शांति का होना बहुत ही जरूरी है। विदाउट पीस वी कैन नॉट इमेजिन दैट प्रोस्पेरिटी। हम समृद्धता का की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना शांति के वजह से, और नतीजा यही हुआ। तो ये दोनों कहानी आपको बताती है कि लोकतंत्र में जब सत्ता की साझेदारी होगी, उस सत्ता के साझेदारी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन का होना बहुत ही जरूरी है, वो चाहे कोई भी कम्युनिटी मेजर हो या कोई भी कम्युनिटी माइनर हो। अब हम देखेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर कि कोई लोकतांत्रिक देश अपने सत्ता की साझेदारी करता है तो उसके रूप क्या होते हैं, इस पे थोड़ी सी चर्चा की जाए। चूंकि श्रीलंका ने तो पावर शेयरिंग किया नहीं, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग किया था, तो हम उदाहरण बेल्जियम को ही लेते हैं। बेल्जियम ने क्या किया, तो बेल्जियम का जो पहला स्टेप था वो बहुत ही पैरामाउंट था। बहुत पैरामाउंट का मतलब बेल्जियम ने जो सरकार बनाई वो सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉपरली रन कर सके इसके लिए बेल्जियम ने 2 प्रकार की सरकारों का गठन किया। जैसा कि हम फेडरलिज्म, आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। यहां पर एक सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और दूसरी सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ये हमारे भी देश में है।
आखिर हमारे राज्यों को मुख्यमंत्री की आवश्यकता क्यों होती है, यह भी एक सवाल उत्पन्न होता है। जब देश में प्रधानमंत्री है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों? एक धारणा चली आ रही है कि शासन का जो अधिकार क्षेत्र होता है वो एक व्यक्ति के पास हो, लेकिन लोकतंत्र ये नहीं कहता। लोकतंत्र ये कहता है कि शासन की सारी सुविधाएं, शासन की सारी नीतियां जनता तक जाए, और जनता तक पहुंचाने के लिए विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिटरी गवर्नमेंट के रूप में काम करती है, और यूनिटरी गवर्नमेंट अपनी कुछ शक्तियों को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करती है ताकि प्रॉपरली शासन व्यवस्था हो सके। और ये काम बेल्जियम ने किया था। और बेल्जियम ने यह भी काम किया कि यदि कोई लॉ इनेक्ट होगा, यदि कोई नियम बनेगा, कोई नीति बनेगी, तो उस नीति को एक अकेले इकलौते कोई सरकार नहीं बना सकती है। यानी एक कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी अपने हितों के लिए किसी भी प्रकार का नियम अपने देश पे नहीं थोप सकती है। यह एक बहुत ही बड़ा फैसला बेल्जियम के द्वारा लिया गया। दूसरा फैसला क्या लिया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट था, इसके अतिरिक्त भी वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट की भी स्थापना की गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको हम इंडिया में लोकल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार हमारे लोकल मुद्दों को, हमारे स्थानीय मुद्दों को स्टेट गवर्नमेंट तक और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट तक लेके जाती है, ताकि लोकतांत्रिक बुनियाद सुनिश्चित हो सके। देश के हर एक आदमी यानी समाजवाद की अवधारणा को सिद्ध किया जा सके, इसके लिए बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट को भी इनेक्ट किया। तीसरा ग्रुप क्या किया? वुमेन इंपावरमेंट। किसी भी देश के लिए मातृशक्ति को समृद्ध करना, मातृशक्ति को सशक्त करना बहुत ही जरूरी है। हालांकि आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, वुमेन इंपावरमेंट को लेकर के अलग अलग देश अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाते जरूर हैं, लेकिन आज भी मॉडर्न टाइम में भी आज भी वो इंपावरमेंट नहीं हुई है जिस इंपावरमेंट की कल्पना लोकतंत्र करता है। बेल्जियम ने इस मॉडल को भी एडॉप्ट किया। यानी पॉलिटिकल एरेना में वुमेन इंपावरमेंट यानी आधी आबादी को की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, ताकि वो भी अपने हितों को लेकर के आंदोलित हो सके, वो भी अपने हितों के बारे में चिंतन कर सके, मनन कर सके। और उसके लिए बेल्जियम ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। और ये 3 प्रकार के स्टेप, ये 3 प्रकार के कदम बहुत बड़े कदम थे, और इन्हीं कदमों के बावजूद बेल्जियम आज एक समृद्ध देश है। बेल्जियम का लोकतंत्र मजबूत है, और आप श्रीलंका के बारे में जानते ही होंगे। तो जरूरी है किसी भी लोकतांत्रिक देश को इस बेल्जियम मॉडल को आधार बनाया जाए, ताकि वो अपने लोगों का विकास कर सके, अपने देश का विकास कर सके, और अपने लोकतंत्र का विकास कर सके। यू नो वेरी वेल, वी द पीपुल ऑफ द मेन सोर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम जनता ही लोकतंत्र के मुख्य स्रोत होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन को भी कोट किया था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन, ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो जनता से ही बनती हैं, जनता के लिए ही बनती हैं, जनता के द्वारा ही बनती हैं। तो जनता का हित सुरक्षित करना लोकतंत्र की सबसे फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को बेल्जियम ने भलीभांति निर्वहन किया। अब हम देखते हैं कि यदि सत्ता की साझेदारी होगी तो उस सत्ता की साझेदारी को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पावर ऑफ शेयरिंग कैसा होना चाहिए, ये हमारा टॉपिक है। और हमको लगता है कि इस टॉपिक के बाद ये पावर शेयरिंग आपको समझ में आ जाएगा। पावर शेयरिंग का जो आपका टॉपिक है वो खत्म भी हो जाएगा। पावर शेयरिंग का पहला रूप, किसी भी लोकतांत्रिक देश की सत्ता 3 भागों में विभाजित होती है। जैसे एक मकान पिलर पे, स्तंभों पे खड़ा होता है, उसी प्रकार एक लोकतांत्रिक देश के भी 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया भी है, लेकिन मीडिया को अभी नहीं, मीडिया के बारे में हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। 3 जो मेन सोर्स होता है, इसमें एक सोर्स होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम बोलते हैं विधायिका। दूसरा सोर्स होता है एग्जीक्यूटिव, इसको हम बोलते हैं व्यवस्थापिका, इसको कार्यपालिका भी कहा जाता है। और तीसरा
जुडिशियरी, जिसको न्यायपालिका कहा जाता है। What are the function of this institution? The main function of legislation is to make laws. विधायिका का सबसे बड़ा काम यही होता है कि नियम को बनाना, क्योंकि लोकतांत्रिक देश नियमों पे चलता है, संविधान पे चलता है, और उस संविधान को बनाने का काम, उस संविधान को संरक्षित करने का काम, उस संविधान को संशोधित करने का काम हमारी विधायिका ही होती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, हु इज लेजिस्लेचर? ये विधायिका क्या है, ये कौन है? व्हाट, व्हाई एंड हाउ इज द मेन कंसेप्ट ऑफ एसएसटी। तो विधायिका कौन है? तो विधायिका हमारे द्वारा, यानी हम जनता के द्वारा चुने गए लोग ही हमारे विधायिका हैं। जनता स्थानीय स्तर पे अपने गांव के प्रधान को चुनती है, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक प्रमुख को चुनती है, जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य चुनती है। ये स्थानीय लेजिस्लेचर है। राज्य सरकारों के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं। ये हमारे लेजिस्लेचर हैं। और जब जनरल इलेक्शन होते हैं, जब पूरे देश का चुनाव होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है, तो हम एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन। ये हमारे लेजिस्लेचर हैं, यानी हमारे द्वारा चुने गए, चाहे वो डायरेक्ट चाहे वो इनडायरेक्ट चुने गए लोग ही हमारे लेजिस्लेचर हैं, और ये हमारे लिए नियम बनाते हैं। लेकिन मात्र महज नियम बन जाने से क्या लोकतंत्र सुरक्षित हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। नियम बन गया, उससे भी बड़ी जरूरत होती है उस नियम को ग्राउंड तक ले जाया जाए, उस नियम को पालन कराया जाए। नियम इंप्लीमेंट हो गया, उस नियम के अनुसार देश को चलाया जाए, समाज को चलाया जाए। और चलाने के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जिसको व्यवस्थापिका बोलते हैं। जब आप डीप स्टडी एग्जीक्यूटिव को करोगे, यानी चैप्टर नंबर 3 आपने 9th में भी शॉर्ट में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में भी इसमें पढ़ोगे कि एग्जीक्यूटिव भी दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, पीपी एंड द सेकेंड इज पीपी। फर्स्ट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब राजनीतिक व्यवस्थापक, और पीई का मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव मींस अस्थायी व्यवस्थापक। तो ये व्यवस्थापक ही होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव ही होते हैं जो इनके द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराते हैं, इनके द्वारा बनाए गए नियमों को ग्राउंड तक लेके जाते हैं। और तीसरा हमारा इंस्टीट्यूशन है जुडिशियरी, जो इन दोनों लोगों के लेजिटिमेसी को, वैधानिकता को जस्टिफाई करता है। वो देखता है, वो जानता है, वो ये तय करता है कि इन दोनों लोगों के द्वारा किया गया काम वैलिड है कि इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसको बोलते हैं न्यायपालिका। हमारे इंडिया में यह न्यायपालिका के 3 स्वरूप आप लोग देखे होंगे, पढ़े होंगे। हमारे लोकल लेवल पे डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। स्टेट लेवल पे एचसी, हाई कोर्ट होता है। और सेंट्रल लेवल पे यानी यूनियन लेवल पे हमारे देश में एक अदालत होती है जिसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन हैं, जो 3 इंस्टीट्यूशन आपस में हमारे देश के लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर को, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। तीनों लोगों का अपना अलग अलग काम है, तीनों लोगों का अपना अलग अलग महत्व है। These all are the paramount vital role in our democracy। तो ये एक रूप होता है, ये एक प्रकार होता है सत्ता के विभाजन का। तो ये हम सत्ता की साझेदारी के रूप देख रहे हैं। इसके अभी 2-3 रूप और हैं, जिसको हम अगले क्लास में जिसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।